नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार। आपका हमारे चैनल आनंद कुमार सफर में स्वागत है दोस्तों। आज हम कहानी लेकर आए हैं डाकू पंचम सिंह की दोस्तों। सन 1958 की बात है। एमपी का एक जिला पड़ता है भिंड। भिंड का एक गांव है दोस्तों, सिंहपुरा। उन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे थे गांव में। गांव का एक लड़का नवयुवक था जो कि किसी एक पार्टी विशेष का झंडा उठा लेता है। ये बात गांव के अन्य लोगों को पसंद नहीं है। गांव में कुछ दबंग भी लोग थे जो कि दूसरी पार्टी के थे दोस्तों, जिसमें 6 लोग थे। वो लोग उसको बहुत समझाते हैं लेकिन लड़का मानता नहीं, अपनी बात पर अडिग रहता है। कहता है नहीं, हम इन्हीं की तरफ रहेंगे, इन्हीं का प्रचार प्रसार करेंगे। तभी वो उस बच्चे को बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं। क्योंकि वो लोग दबंग टाइप के लोग थे तो इतना मार रहे थे, लेकिन गांव वाला कोई भी बोल नहीं रहा था दोस्त। बहुत ज्यादा मारते हैं दोस्तों। उसकी बचने की हालत नहीं थी, लेकिन जब उसके पिता को पता चलती है कि हमारे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसके पिता तुरंत ही वहां पर आते हैं और तुरंत उसको बैलगाड़ी से लेकर थाने को जाता है। थाने में जाते हैं तो वहां भी इनकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन एक दरोगा जी थे, वो कहते हैं कि रिपोर्ट बाद में लिखवा देना, लेकिन इसको पहले दवा कराओ। हो सकता है बच्चा बच जाए, अगर जिंदा रहेगा तो रिपोर्ट हो जाएगी। तो उसके पिता भाई की बात मान जाते हैं और उसे लेकर तुरंत अस्पताल जाते हैं, और अस्पताल में उसकी सुई दवाई होती है दोस्तों। लगभग 20-25 दिनों में वो बच्चा ठीक हो जाता है। फिर उसको उसके पिताजी गांव लेकर आते हैं। जब गांव लेकर आते हैं, जैसे ही गांव में पहुंचते हैं, वो दबंग लोग फिर कहीं से देख लेते हैं और फिर उसको मारने के लिए टूटते हैं। लेकिन इस बार उसके पिताजी उसके साथ थे। उसके पिता बहुत प्रार्थना करते, लेकिन फिर भी मारते हैं, लेकिन उतना नहीं मार पाते पहले जितना मारते हैं। लेकिन फिर भी मारते हैं। फिर उसके पिताजी बहुत क्षमा प्रार्थना करते हैं, उन दबंगों से छोड़ दो, जाने दो, तो वो लोग मान जाते हैं, कहते चलो ठीक है। लेकिन बच्चा जो था लड़का, वो कहता पिताजी अब हम गांव में नहीं रहे। तो उसके पिताजी कहते हैं चलो ठीक है, हो सकता है अगर तुम गांव में रहो तो फिर दोबारा खतरा हो सकता है तुम्हारी जान को। वो भी मान जाते हैं और वो लड़का निकल जाता है चंबल के लिए और चला जाता है। जब चंबल पहुंचता है तो उसका चंबल के उस समय 2 डाकू थे, डाकू भोर सिंह, डाकू माधव सिंह। जहां पर उसकी मुलाकात डाकू भोर सिंह एवं डाकू माधव सिंह से होती है। वो अपनी आप प्रीति बताता है, तो उसको डाकू माधव एवं डाकू भोर सिंह अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं। कहते हैं चलो ठीक, हमारे साथ रहो, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। तो उनके साथ रहता है वो लड़का। फिर धीरे धीरे सीख जाता है सब कुछ, कैसे मारना है, गोली चलाना और सब कार्य सीख जाता है डकैतों का। फिर उसके बाद एक दिन अपने सरदार जी से कहता है कि सरदार जी अब हमको बदला लेना है उन लोगों से। कहते हैं चलो ठीक है, तुम जाओ। फिर 12 लोगों की टीम तैयार की जाती है, जिसमें पंचम सिंह को मुख्य बनाया जाता है। और वो गांव में आता है 12 लोगों के साथ। उन्हीं 6 लोगों को घर से निकाल कर लाइन में खड़ा करके इतनी गोली मारता है, इतनी गोली मारता है कि लोग कहते हैं गोली गिनी नहीं जा सकती थी, इतनी गोली मार देता है। फिर वहीं से अब वो लड़का नॉर्मल नहीं रह गया था। अब वो एक डाकू, कुख्यात डाकू बन चुका था दोस्तों। अब यहीं से जन्म होता है डाकू पंचम सिंह का। डाकू पंचम सिंह बहुत ही कुख्यात डाकू था दोस्तों। उसका अब लूट पाट छिनैती ये सब उसका आम बात हो गया था। धीरे धीरे उसका असर एरिया के लगभग 25 जिलों में फैल गया और वो बहुत दहशत में रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इतना लूटपाट का, इतना पैसा कमाया ही कि मतलब अपना बिस्तर नोटों का बनवाया था। ऐसा घर बनवाया कि उस समय लगभग 80-82 की बात है, उस टाइम पे उस घर की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई थी। इतना ज्यादा पैसा ये मतलब लूट छिनैती हत्या अपहरण से कमाता था दोस्तों। यही नहीं, ये मंदिर भी बनवाया, एक कॉलेज भी बनवाया। उस कॉलेज में इतना सख्त नियम लगाया कि जो भी बच्चा या मास्टर देरी से आएंगे, उसको 1 दिन 1 रात के लिए कमरे में बंद कर दिया जाएगा। उसको ना खाना दिया जाएगा, ना पानी दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद शुरुआती दिनों में एक टीचर का कुछ देर से आते हैं, सुबह स्कूल खुलने के टाइम से नहीं आ पाते हैं, तो उनको 1 रात 1 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, यानी 24 घंटे के लिए ना पानी दिया जाता है, ना दाना दिया जाता है। इतनी मतलब कड़ी व्यवस्था थी कि जिससे बच्चों एवं टीचरों का रूह थर्रा जाता था। इससे इसके स्कूल में आने में कोई भी देरी नहीं होती थी, ना बच्चों के ना टीचरों के दोस्त।
यही सब नहीं, इतना अच्छा रिजल्ट आता था, ये शासन व्यवस्था बहुत तगड़ी रखता था, इसलिए इसके स्कूल का रिजल्ट भी बहुत आता था, इसलिए वहाँ पर बच्चे बहुत बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे। लेकिन स्कूल के बाहर पंचम सिंह का अपराध बढ़ते जा रहा था, बहुत लगभग वहाँ के एरिया के 25 जिलों में इनकी हुकूमत चलने लगी थी। डाकू पंचम सिंह लुटेरा ही नहीं दोस्तों, वह धार्मिक भी था। एक बार की बात है, बहुत पूजा पाठ किया करता था। एक बार की बात है, ये लगभग एक गुफा में घुस जाते हैं और वहां पर 3 दिनों तक अपना मतलब पूजा अर्चना करते हैं कि कहते हैं हमें देवी का दर्शन करना है, लेकिन इनको किसी भी प्रकार की देवी का दर्शन नहीं होता। जिससे जब किसी का दर्शन नहीं होता तो ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है अभी एरिया में कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं रहेगा, सबको तोड़ दिया जाएगा। जब ये बात इनके मतलब गिरोह के लोगों को पता चलती है तो वो लोग भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसी बात है सरकार। डाकू पंचम सिंह का 25 जिलों में इतना ज्यादा खौफ था, इतना ज्यादा रौब चलता था कि वहां पर अगर जिसको चाहता था वही प्रधान होता था, वही मतलब जो है विधायक बन जाता था, वही सांसद बन जाता। ये बात लेकिन जब दिल्ली तक पहुंची तो ये बात इंदिरा गांधी जी को पता चली, उस टाइम की प्रधानमंत्री थी, तो ये बात उनको बहुत बुरी लगी। फिर इंदिरा जी जेपी नारायण को बुलाती हैं और कहती हैं हमारे लिए काम करोगे। कहे तो जेपी नारायण कहते हैं क्यों नहीं मैडम, हम काम करेंगे। कहते हैं काम बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं ऐसा काम नहीं जिसको जेपी नारायण कर न सके। और तभी जेपी नारायण आते हैं और पंचम सिंह से मुलाकात करते हैं और कहते हैं तुम सरेंडर कर दो। पंचम सिंह मान जाता है, कहता है चलो ठीक हम सरेंडर कर देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारे शर्त हम मान जाएंगे। तो दोस्तों, उसकी पहली शर्त थी फांसी ना हो, उनके बच्चों को नौकरी मिले, मतलब खेती करने के लिए जमीन मिले, उनके लिए एक अस्थायी जेल बनाई गई। और मतलब सरकारी जेल में नहीं रहना चाहता था, कह रहा था कि हमारे लिए एक अलग जेल बनाई गई जिसमें हमारे पूरे गिरोह को ले रहें। उसकी ये सब सारी बातें मान ली जाती हैं और फिर सरेंडर करता है। लगभग 550 से ज्यादा डाकू एक साथ में समर्पण करते हैं। इनके लिए भोपाल के मुंगावली में एक जेल बनाई जाती है, उसमें सभी डाकू रहते हैं और वहां पर कोर्ट भी लगती है। जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो पता चलता है पंचम सिंह के ऊपर टोटल 300 मतलब मुकदमे हैं, को लेकर कोर्ट ने इनको फांसी की सजा सुनाई दोस्तों। क्योंकि पंचम सिंह ने पहले ही शर्त रखी थी कि उसको फांसी न दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी ये शर्त नहीं मानी और उसको फांसी की सजा सुनाई गई। फिर ये एक याचिका लगाता है राष्ट्रपति जी के लिए। तो जब अपील पहुंचती है राष्ट्रपति जी के पास तो वहां पर जेपी नारायण जाते हैं और कहते हैं माननीय ऐसा न किया जाए, अगर ऐसा होता है तो समाज में बहुत ही गलत मैसेज जाएगा, जिससे लोग और भी उग्र हो सकते हैं। और जेपी नारायण की बात मान ली जाती है और उसकी फांसी को बदलकर उम्र कैद के रूप में बदल दी जाती है दोस्तों। हालांकि वो उस जेल में रह रहा था, लेकिन तभी एक दिन मुलाकात होती है इंदिरा गांधी जी की ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका दादी प्रकाश से। इंदिरा जी कहती हैं आप तो बातें बहुत करती हैं लेकिन एक काम कर पाओगी। तो दादी प्रकाश जी कहते हैं बताओ कौन सा काम है। कहती हैं चलो ठीक है, एक डाकू है पंचम सिंह, उसको तुम्हें सुधारना है। कहती हैं चलो ठीक है। तो लेकिन दादी प्रकाश को पता होता है। दादी प्रकाश आती हैं भोपाल में, जो कि मूंगावली में जेल बनी थी, भोपाल की मूंगावली में। वहाँ पर अपना एक अस्थायी बसेरा बनाते हैं और वहाँ को सभी डकैतों को कथा प्रवचन सब कुछ सुनाती हैं, और जिससे डाकू पंचम सिंह बहुत ही प्रभावित होता है और प्रभावित होकर इतना उसका आचरण बदल जाता है कि जेलर उसको 8 साल में ही मतलब सही आचरण के कारण अपील करते हैं कि ये आदमी सही हो चुका है, साधु हो चुका है, और जेलर की अपील मान ली जाती है और उनको छोड़ दिया जाता है। तब से डाकू पंचम सिंह साधु बन जाते हैं, कई जेलों में जाते हैं, प्रवचन भी कहते हैं दोस्तों। इतनी ही जानकारी थी डाकू पंचम सिंह के बारे में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।